बारी है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की, टॉपिक वाइज लर्निंग करना शुरू करते हैं। जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो ये चीजें हैं। इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड क्वेश्चन बनता है, जहाँ के भी मत भूलना, मियोसिस 1 का प्रोफेज। मैं तो कहती हूँ फिजिक्स को अच्छा बनाने का इकलौता तरीका है कि द मोर यू प्रैक्टिस, उतना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स डेवलप होता है। तो तुम्हारा बेस, तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना, बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अब नीट की जंग में बचे हैं सिर्फ 20 दिन, और इस 20 दिन को तुमको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि ये 20 डेज में तुम लोग 650 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब हार्ड वर्क तो हो चुका है, इतने साल भर तुमने हार्ड वर्क किया है, अब बारी है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आज की वीडियो में तुमको बताने जा रही हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद गारंटी है 650 प्लस मार्क्स तुम लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, जिसको कभी भी मतलब ऐसा सोचना भी मत कि तुम उसको छोड़ के चले जाओ। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला बोल रहा है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तुमको सबसे पहला काम करना क्या है, पढ़ते टाइम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करना है। करने का तरीका क्या है ये भी सुन लो। जितना हो सके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जितना हो सके उसको सिंपल बना बना के पढ़ो। सिंपल बना बना के पढ़ने का मतलब ये है बेटा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, टॉपिक वाइज लर्निंग करना शुरू कर दो। तो तुम एक साथ पूरा चैप्टर उठाओगे, एक साथ पूरी यूनिट उठाओगे, बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाएगा। थोड़ा 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 करके उसको पढ़ो। अब देखो 2 आवर्स तो नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट 3 आवर्स तुमको पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। 3 आवर्स अगर तुम पर सब्जेक्ट देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। 3-3 घंटों के हिसाब से पढ़िए, आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है अभी के टाइम पे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये तो 9 घंटे की पढ़ाई हो गई मैम, तो उसके बाद के लिए भी प्रोग्राम है। उसके बाद के लिए आपको जो है टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, रिविजन करना है, तो बहुत काम है बेटा। पर पहले 3-3 घंटे की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेकेंड आ जाता है कॉन्सेप्ट के फाउंडेशन को बिल्ड करना। कॉन्सेप्ट के फाउंडेशन को बिल्ड करने से मतलब ये है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि यार मैं इस साल शायद नीट ना निकाल पाऊं, या फिर कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार सिर्फ पेपर देखने के लिए नीट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट तुम एक स्टेप प्रिपेयर हो जाओगे कि यार मुझे अगली बार कैसा पेपर देना है, तो तुम खुद में प्रिपेयर हो जाओगे। तो ऐसा जो बच्चे कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। तो जितने बच्चे 11th में हैं या 12th के बच्चे भी कर रहे होंगे ऐसा, कि एक बार पेपर देख के देख लेते हैं कि कैसा पेपर बनता है, कैसा पेपर आ सकता है, क्या एनवायरमेंट रहता है उस हॉल का। तो ये अगर आप देखने का भी सोच रहे हो, तो इसमें भी बच्चों आपको पढ़ना इस तरीके से है कि आपका फाउंडेशन क्लियर रहे, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आएगा। तो पढ़ो इसीलिए मत कि बस रट लिया, पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं हम, नहीं। तुम्हें पढ़ना इसीलिए है ताकि तुमको नॉलेज हो सके। एक बार अगर तुम्हें नॉलेज हो गई ना, फिर उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली पेपर पास कर दोगे बेटा। ठीक है, नॉलेज लो पहले। ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी कि मैम ऐसे ही पढ़ लेता हूँ ताकि बस पेपर पास कर दूं। पेपर पास करने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज रुक जाएगी। पेपर पास करने के लिए तो तुम पीवाईक्यू पढ़ लो, खत्म हो जाएगी बात। पर वो तुम नहीं कर सकते। तुमको करना क्या है, तुमको लेना है कि भाई मुझे नॉलेज इंप्रूव करनी है, मुझे इस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जाओ उसकी डेप्थ में, समझो उस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है, तो तुम्हारा बेस, तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना, बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फ्लो चार्ट ऑफ टॉपिक्स। मैं हमेशा बोलती हूँ बायो के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, तो उसमें, और ये चीज तुम इम्प्लाई कर सकते हो इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स इफ यू कैन। तो उसमें करना क्या है तुमको, कि तुमको है ना फ्लो चार्ट बना के याद करना है। ठीक है, जितना हो सके एरो डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, बॉक्स हो गया, ऐसे ऐसे बना बना के याद करो। तुमको अपने नोट्स देखने में भी बच्चों इतने अच्छे लगेंगे ना कि यार कितना सही लिखा है मैंने, कितना सुंदर डायग्राम। प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन प्लेज अ की रोल
कि आप जब अपनी कॉपी खोलो तो आपको ऐसा ना लगे ये कचरा पट्टी क्या पढ़े जा रहा हूँ। वो एक प्रेजेंटेशन, एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा, थोड़ा एरो बना हुआ रहेगा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में रहेगा, तुम्हारे लिए इजी होगी ये चीज पढ़ाई करनी। तो आज तुमको ऐसा लगेगा कि मैम कहाँ हम इस तरीके से, यूजुअली ऐसा लड़के बोलते हैं कि कहाँ मैम अलग अलग कलर से लिखवा रहे हो लड़कियों के जैसे। बेटा जब आप उनकी कॉपी खोल के देखोगे ना तो पास भी देखो, फिर नंबर भी लड़कियां ही लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लिखती इस तरीके से है कि भाई वो प्रेजेंटेबल लगे, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही तुमको ग्लिटर पेन का यूज करो, बट एक ऐसा लिखो कि यार हाँ ये चीज देखने में अच्छी लग रही है, ये चीज पढ़ने में इजी लग रही है, तो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्विक रिविजन। और ये रिविजन तुमको करना है डेली, डेली क्विक रिवीजन करना है ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। डेली रिवीजन से मतलब ये है बच्चे कि लास्ट जब तुम 8 आवर्स की स्टडी या 9 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको करना है रिवीजन। जो तुमने आज पढ़ा है उसका तुमको रिवीजन करना है। उसको करने के लिए तुम क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चंस या तो अपनी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लो, इनटेक्स क्वेश्चन कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, बट कुछ भी सॉल्व करो, वो 1 घंटे तुमको एटलीस्ट देना ही है अपने रिवीजन के लिए। तो जो टॉपिक तुमने आज पढ़ा है, जो चैप्टर्स तुमने आज पढ़े हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसका रिवीजन उसी दिन करो ताकि तुम्हारा और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन बनता ही है, और हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, बना ही है और इस बार भी बनेगा। तो चाह के भी इन टॉपिक्स को मत भूलना। सबसे पहले बायो का बता रही हूँ, जो रेड से हाईलाइटेड है वो ये टॉपिक्स हैं कि इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन बनता है और बहुत सालों से बनता आ रहा है, इस साल भी बनेगा। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमने। ठीक है, येलो वाले वो हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है रेड के कंपैरेटिव कम वेटेज में। फिर उसके बाद आते हैं ग्रीन वाले, जो तुमको पढ़ने में भी आसान लगते हैं और तुम पढ़ना उन्हीं को चाहते हो। ठीक है, तो वो वालों को तुम स्किप तो करना मैं जैसे रेकमेंड नहीं करूंगी वैसे, बट स्किप करना एज इन कि तुम एक बार को उसको पहले हायर प्रायोरिटी को वेटेज जिनका है उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, और उसके बाद वो चीज पढ़ो कि भाई अब ये लो वेटेज है या इनमें क्वेश्चन, अब जैसे मैं लिविंग वर्ल्ड टेक्सोनॉमी की बात करूं तो इस पे बनता हर साल 2 क्वेश्चन है ना पूरी, चाहे आप बायो क्लासिफिकेशन देख लो या फिर आप लिविंग वर्ल्ड देख लो, इसके अंदर से बनता ही 2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम बाद में रख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई इससे बनता है क्वेश्चन, इससे खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, इससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम देख लो 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे या 6 क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे, ये फर्क है। तो तुमको यही चीज को मॉनिटर करना है कि जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया बेटा, सेकंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स में हर बार बोलती हूँ कि एक बार को तुम अगर सिर्फ बायो के भरोसे जा रहे हो, जेनेटिक्स के भरोसे चले जाना। अगर तुम्हारा जेनेटिक्स स्ट्रांग है तो तुम आसानी से नीट को पास कर सकते हो। ठीक है, अगला आ जाता है फिर हमारे पास एनिमल किंगडम है, इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम पे क्वेश्चंस आते हैं। गौरव सर ने तो बहुत सारी है ना क्विक नोट्स और रिविजन और कुछ कुछ ट्रिक्स से याद भी करवाए हैं काफी सारे एग्जांपल्स। एनिमल किंगडम से एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आएगा, इससे अच्छे खासे एग्जांपल्स बनते हैं। और सेम ऐसा ही प्लांट किंगडम में भी है ना। एनिमल किंगडम हो गया, चाहे आप प्लांट किंगडम भी ले लो यहाँ पे, तो प्लांट किंगडम में भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करने हैं ये दोनों ही किंगडम्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोमोलिक्यूल्स पे स्ट्रक्चर्स को याद करके जाना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। न्यूक्लिक एसिड को याद कर जाना। ठीक है, फिर उसके बाद ले लो आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कंपेरेटिव इजी है, तुम्हारे लिए भी इजी है। कॉकरोच फ्रॉग आएगा, वो हार्ड हो सकता है बट अच्छा है, टॉपिक है, उनको पढ़ना है। फिर उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं सेल डिवीजन से। सेल से अगर मैं बात करूं तो सेल से आ सकता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन, और सेल डिवीजन की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो प्रोफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाह के भी मत भूलना, मियोसिस 1 का प्रोफेज स्टेज। तो प्रोफेज जो है, प्रोफेज 1
ऑफ मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस को चाह के भी मत भूलना बेटा, बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेप्टोटीन पे आए, जाइगोटीन पे, काइटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, पर इस पे कायस्मेटा से क्वेश्चन आता है, इस पे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस पे असर्शन रीजन आ सकता है, असर्शन रीजन उस पे भी आ सकता है, इंटरकाइनेसिस पे भी आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर तीनों ही आ गए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगेन आईयूडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर प्लांट फिजियो की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, तीनों फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल्स या एटीपी निकालना, देखो इन तीनों को पढ़ने का तरीका, प्लांट फिजियोलॉजी में काफी सारे बच्चे मेरे से ये चीज पूछ चुके हैं कि मैम ये ना पढ़ा नहीं जाता, या ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, या इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने नॉकआउट सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, और इसके लिए हमने एक सेशन भी रखा था ऑफ नीट फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास। नीट फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास भी चल रहा है, उसका भी कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें तुमको पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं, और वो जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसके रिलेटेड ही पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज को देखते हुए हमने टॉपिक समझाया है। तो अब तुम देख लो कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजिक बना हुआ है, तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना, तो वो देखना। तो प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, इससे जब क्वेश्चन बनता है तो वो घूमेगा बेटा एक ही साइकिल्स के पीछे, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, C3 हो गया, क्रांज एनाटॉमी हो गया, इन्हीं में आसपास घूमता हुआ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का तो तुम लिख के ले लो, एक आएगा ही, ग्लाइकोलिसिस पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। एटीपी पे एक क्वेश्चन बनता ही है कि भाई कितना एटीपी कितना NADPH बनेगा इन ईदर, क्रांज एनाटॉमी की बात ले लो, C3 साइकिल की बात ले लो, वो किसी से भी आ सकता है। ठीक है, तो एक एटीपी का क्वेश्चन डेफिनेट है कि एटीपी का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस पे। ठीक है, प्लांट फिजियो में। एनिमल फिजियो की बात करते हैं तो इसमें जॉइंट्स से क्वेश्चन हर साल बनता आ रहा है, तो जॉइंट्स को मत भूलना, जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें से भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत डाइवर्स है, और पॉपुलेशन से ही क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन से क्वेश्चन आता है, तो उसको ढंग से करके जाना, क्लियर, उसको ढंग से देख के जाना। चलो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे सर ने बताया था कि भाई हर बार ना 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में हर चैप्टर से बनते हैं, तो केमिस्ट्री तो पूरी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से ही बनते हैं। ठीक है, बट टू बी मोर स्पेसिफाइड आपको और ज्यादा किस पे एम्फोसाइज करना है, पहला आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, और इस पे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर आता है इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इफ आई बी मोर स्पेसिफाइड, तो एटॉमिक मॉडल पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर भी, और इस साल भी लगता है कि ये ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी यूनिट में से, इसी चैप्टर में से आपको क्वांटम नंबर भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से क्वेश्चन आता है, तो बायो वाले सारे लॉ याद कर सकते हैं, है ना, इतना तो तुमको याद हो सकता है, तो लॉज को ढंग से पढ़ के जाना, ढंग से याद करके जाना। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, थर्मोकेमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे भी मेजोरिटी क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स में लॉ से आता है और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर से आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं येलो में जो है हमको सेकेंडरी, अब ये कंप्लीट हो जाए जैसे ही तुम्हारा, तब तुम येलो वाला पोर्शन पढ़ोगे। तो D&F ब्लॉक तुमने पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो सेल है और कंडक्शन है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, GOC और हाइड्रोकार्बन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किसी को स्किप नहीं करना है, बट जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको तुम्हें पढ़ के जाना ही है। ठीक है, तो इनको जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनको स्किप मत करना, क्लियर। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का भी बहुत ज्यादा एनालाइज बेसिस पे बनाया गया है टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन।
पहला आ जाता है मैकेनिक्स, 24% मैकेनिक्स आ रही है बच्चों। तो मैकेनिक्स को तो जितना हो सके, जितना बेहतर बना सको तुम लोग बना लो, और उसका एक ही इकलौता तरीका है मैकेनिक्स को अच्छा बनाने का कि उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके करने शुरू कर दो, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ फिजिक्स को अच्छा बनाने का इकलौता तरीका है कि द मोर यू प्रैक्टिस उतना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स डेवलप हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अच्छी करो। कॉन्सेप्ट्स, अगेन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं रहते, अनक्लियर कॉन्सेप्ट पे, मतलब एक होता है ना कि तुमने बेस ही सेट नहीं किया और उस पर बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हो, और यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं बच्चों। तो तुम प्लीज इस गलती को मत करना। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, पहले अपनी नॉलेज प्रॉपर रखो, और उस पर फिर पूरी बिल्डिंग बनाओ, उस पर फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो। फिजिक्स में जितना हो सके तुम लोग जितना कर सको उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस कहाँ से ले मैम, क्या सोर्स ले सकते हैं बच्चों? सोर्स का भंडारा है तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नॉकआउट चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहे हैं, इतनी सारी चीजों में हम लोग ही तुमको दे सकते हैं। असाइनमेंट्स हैं, सीआरई हैं प्रारंभ के, तुम सॉल्व करते करते थक जाओगे, पर क्वेश्चंस की कमी नहीं है। माइंड दिस थिंग। तो इसीलिए जितना हो सके बहाने छोड़ दो, है ना। तो जितने बायो के एस्पिरेंट्स हो, सारों के सारों को फिजिक्स सॉल्व करनी पड़े, तो बस एक बार करनी है, जल्दी से खत्म कर दो, फिर उसके बाद नहीं आएगी फिजिक्स, तो आराम करना। तो बस ऐसे करो कि यार चलो एक बार करके पढ़ के खत्म कर देते हैं, क्योंकि जितने बायो के बच्चे हैं मोस्टली बच्चे वही हैं कि मैम फिजिक्स ही बेकार है। तो फिजिक्स बेकार हो सकती है, पर हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई 1 साल पढ़ना है, फिर खत्म, भाई पूछेगा भी नहीं कोई फिजिक्स, तो जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं हम, है ना। चलो 24% हमने बात कर ली है मैकेनिक्स की। फिर आएगा थर्मल फिजिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल फिजिक्स पे 10% का देखिए परसेंटेज भी अच्छा खासा इसका है, हाईएस्ट परसेंटेज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे भी क्वेश्चन बनता है, और अच्छा टॉपिक है, इस पे भी हर बार बनने की पूरी उम्मीद है ऐसा। नेक्स्ट आ जाता है ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा रिड्यूस, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेटेज अच्छा है और अच्छा टॉपिक है, बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है, तो इट इज कंपैरेटिवली इजियर। फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स में भी देखो अच्छा खासा वेटेज है। ऑप्टिक्स तो तुम कर भी सकते हो। तो है क्या ना बच्चे कि जितना भी परसेंटेज मैं बता रही हूँ, ये इस बेसिस पे बताया जा रहा है कि तुमको पढ़ना कैसे है, तुमको पहले क्या पढ़ना है, तुमको बाद में क्या पढ़ना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमको पढ़ना पहले हायर प्रायोरिटी पहले किसको देनी है, हायर वेटेज टॉपिक को, फिर उसके बाद हमको लोअर वेटेज टॉपिक को देखना है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रख लो, इसको रख ही लो, इसको पूरा फिट कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। छोड़ना कोई भी नहीं है, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी। क्लियर है ये चीज? अब तुम्हें एक चीज और ये देखनी है कि यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है ना, वो है जो इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम्हें आसानी से समझ आ सकता है। वहीं जो रेड वाले हैं ना, उनके लिए तुम पागल हो गए कि यार मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसके लिए तो इसी के लिए बोल रही हूँ, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। जितना हो सके क्वेश्चन करना। टाइम भी बता देती हूँ, टाइम भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चन तुम 2 से 4 के बीच में अगर करोगे तो तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आती है नींद, है ना। खाना वाना खाने के बाद मस्त नींद लोगे। तो नींद लेने के बजाय अगर तुम 2 से 4 ये क्वेश्चंस को टाइम दे दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। और लास्ट 20 दिन बचे हैं, बस तुम्हें ये तैयारी 20 दिन में करनी है यार, कितना आसान हो सकता है तुम्हारे लिए काम। चलो अब बात करते हैं फोकस्ड टॉपिक। टॉपिक वाइज तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक को ब्रेक ब्रेक कर करके पढ़ो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा पढ़ना। रेगुलर असेसमेंट देना है, जितना हो सके टेस्ट, मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, ठीक है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, भूल जाते हैं बच्चे एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी इज अ मस्ट थिंग, इसको भूलना मत। स्पेशली बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उसको आराम से देख के तुम जा सकते हो।
चीजें जो बच्चे अक्सर कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो ये चीजें हैं। पहला, एनसीईआरटी को इग्नोर करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एनसीईआरटी को इग्नोर करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने बोला, बायो हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिक्स हो गया या फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इसमें तुम अपने नोट्स पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी रख सकते हो, ठीक है, बट अगेन एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में बायो का अगर मैं बताऊं तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स, और डायग्राम्स के नीचे जो लिखी हुई उसकी पतला सा एक थ्योरी कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो भी देख के जाना। कि डायग्राम तो याद आ गया, हाँ मैम पिक्चर तो थी, और पिक्चर किसकी थी वो याद ही नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम्स को बिल्कुल भी मत भूलना। स्किपिंग द रिविजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, तो अगेन मॉक टेस्ट की बात हो रही है, तो मॉक टेस्ट को जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अब एंड टाइम है। तो जो भी बच्चे जितने एस्पिरेंट्स हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सब मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी और ज्यादा अच्छी बिल्ड हो सकती है, पूरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे बिल्ड हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट्स जितना है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एरर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कॉपी बना लो, एक स्मॉल रजिस्टर बना लो, और उसमें तुम अपने सारे एरर्स लिखो, और फिर देखो तुम्हारे अगर नंबर नहीं आते, और यही एरर्स को तुमको लास्ट में जाना है और पेपर वाले दिन पढ़ना है। तो मेन एग्जाम या पेपर वाले दिन जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई यार ये गलतियां मैं करता था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये चीज होगी तुम्हारे साथ। चलो नेक्स्ट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, ऐसे ही नहीं बोला जाता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना वो भी डुबा देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पर कॉन्फिडेंस होके पेपर देना है। समझ लेना, तुमको सब आता है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी कोई बैठा ही नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा आता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर अगर तुम पेपर देने बैठे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट, नीट टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, AINTS हम लोग का है, तो आप AINTS को भी बाय कर सकते हो। उसमें 60 टेस्ट है, 30 चैप्टर वाइज है, फिर पार्ट टेस्ट है, फिर यूनिट टेस्ट है, और फिर लास्ट 10 FSTs भी हैं। तो वो भी आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है वो भी। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल। और आज जो मैंने तुमको इतनी बातें बताई है, इसको प्लीज जो है आप लोग ध्यान से, तरीके से एनालाइज करते हुए अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि अब बचे हैं लास्ट 20 डेज, और इसमें हम सबका एक ही मिशन है कि 650 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। कुछ भी करो, एक बार को तुम खाना पीना भूल जाओ, पर 650 मार्क्स लेके आने हैं, ये चीज का कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर लो। और इस बार नीट की जंग में तुम्हें ही जीतना है, ये चीज ध्यान में रख लो। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।